स्वागत है दोस्तों आपका एक और बेहद कमाल के एनिमे में। और हाँ, ये एनिमे बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। इसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी अतरंगी और रंग बिरंगी चीज़ें। रंग बिरंगी चीज़ें से मेरा मतलब वो रंग बिरंगी वाली चीज़ें नहीं है, वो वाली रंग बिरंगी चीज़ें हैं। तो इसमें स्टोरी लाइन भी बहुत अच्छा और काफ़ी चीज़ें भी मस्त है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें ताकेरू को दिखाया जाता है। सभी लोग पूरे अकेडमी में इसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैजिक और गन वाली दुनिया में ये स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है। हालांकि ये सबसे कमजोर टीम का लीडर भी रहता है, इसलिए लोग इसका कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाया करते हैं, लेकिन इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसे तो अपना काम करना रहता है। और फिलहाल ये अभी अपने स्क्वाड वाले कमरे में जा रहा होता है जहां पर इसका स्क्वाड बेसब्री से इसका इंतजार कर रही है। और फिर ये आवाज सुनता है कि अंदर में कुछ हो रहा है क्या। जब दरवाजा खोलता है तो देखते हैं कि इकागुरु तो यहाँ पर उसागी का वीडियो बना रही होती है भाई। और फिर वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है उसागी, और उसागी आके इसे जोरदार लात मारती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था, तुम एक नंबर के परवर्ट। और फिर बुरा बोलने लगती है। दूसरी तरफ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर प्रिंसिपल को और एक नई स्टूडेंट आई रहती है जिसका नाम ओका रहता है। तो वो ओका को कह रहे होते हैं कि मैं तुम्हें डाल रहा हूँ 35th स्क्वाड में, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर स्क्वाड है। और यहाँ पे ओका को एक नई तरीके का मौका भी वो देने की कोशिश कर रहे होते हैं क्योंकि ये जो मैजिक एकेडमी ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। और वो कहते हैं कि तुम वहाँ पे थोड़ा देख के भी रहना। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग बैठे हुए रहते हैं और सोचते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ स्पेशल करना चाहिए। तब इकारू कहती है कि ठीक है, मैं देखती हूँ, अभी चेक करके देखती हूँ कि हमारे पास कुछ करने लायक है या फिर नहीं है। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बॉस आते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो, आज मैं तुम्हें एक नई मेंबर से मिलवाने के लिए लाया हूँ। वो लोग सोचते हैं कि कौन नया मेंबर आ गया है। तब वो बोलते हैं कि ये है तुम्हारी नई मेंबर, इसका नाम है ओका। और जैसे ही ये लोग ओका को देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तो ताकेरू हैरान हो जाता है ओका को देख के, क्योंकि मैं बता दूं कि ओका उसकी पहले की क्लासमेट रहती है, मतलब बहुत पहले की। लेकिन बाकी दोनों नहीं जानते थे ओका को, तो वो लोग सोच रहे होते कि ये आखिर ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है ओका को देखने के बाद। प्रिंसिपल कहते हैं कि ठीक है बच्चों, मैंने तुम लोगों का इंट्रोडक्शन करवा दिया एक दूसरे से, अब तुम लोग जाओ मजे करो। प्रिंसिपल अब यहाँ से उन्हें टाटा बाय बाय कह के जाने लगते हैं। और हमें पता लगता है कि किस तरीके से इसका और ओका के बीच में ज्यादा कुछ रिलेशनशिप ज्यादा बढ़िया नहीं चलता है। हालांकि वो उसे ज्यादा कुछ पसंद भी नहीं करती है, तो अब ये इसकी टीम में रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मिशन पे गए हुए रहते हैं। तो मेन काम उसागी का रहता है कि वो एक स्नाइपर रहती है, तो उसे समझाया जा रहा होता है। और इका का काम रहता है यहाँ पर कंप्यूटर में देख के सारी चीजों को एनालाइज करना। तो जो उसागी रहती है उसे शॉट देने के लिए कहा गया रहता है। यहाँ पर कुछ इलीगल काम चल रहे होते हैं मैजिक का, तो उसे ही इन लोग को रोकना रहता है। लेकिन जो ओका रहती है वो तो कुछ अलग ही मूड में आई रहती है। तो यहाँ पर ये लोग अंदर घुसना शुरू कर देते हैं क्योंकि जो हमारी उसागी है उसने शूट कर दिया रहता है। तो जैसे उसने शूट किया रहता है ये लोग अंदर घुसना शुरू करते हैं, और यहाँ पर चल रही होती है एक मैजिक बुक को दूसरी तरफ दिया जा रहा होता है। समझे, मैं बोल नहीं सकता हूँ लेकिन है, समझ लो। तो ऐसा दिया जा रहा होता है दूसरी साइड में। और फिर जो हमारा ताकेरू रहता है वो अंदर घुस चुका रहता है क्योंकि उसागी ने फिर से शूट कर दिया रहता है। लेकिन उसागी ने गलत बिल्डिंग पे शूट कर दिया था, और यहाँ पे सारे जो चोर रहते हैं वो एकदम सेफ रहते हैं। तो अब ताकेरू फंस गया रहता है। हालांकि अभी जो ओका रहती है वो अंदर नहीं गई रहती है, और ये सभी इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो इसके पास स्वॉर्ड है और ये स्वॉर्ड से हमसे लड़ने के लिए आया है। तो सब लोग इसका बहुत ही मजाक उड़ाने लगते हैं और सोच रहे होते हैं कि ये स्वॉर्ड से क्या बिगाड़ लेगा, मतलब गन और मैजिक वाली दुनिया में कोई स्वॉर्ड यूजर क्या ही कर लेगा। अब ये सुनने के बाद जो ताकेरू रहता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ईका कहती है कि तुम उन्हें अपनी पावर दिखा सकते हो ताकेरू। ताकेरू बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। वो बुलेट को दो टुकड़ों में काट देता है और कहता है कि मेरी स्वॉर्ड ने बहुत सारा खून पिया है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मेरी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ईका कहती है कि ज्यादा स्मार्ट बिल्कुल मत बनो, तुमने आज तक किसी को भी नहीं मारा है। और जब वो ऐसी बात बोलती है तब ये वापस से शर्माने लगता है और कहता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद ओका इंतजार कर रही होती है और फाइनली ओका आ गई रहती है। ओका आने के बाद इन सारे दुश्मनों को मारना शुरू कर देती है, वो किसी को भी नहीं छोड़ती। लेकिन एक बंदा यहाँ से भागने की कोशिश करता है रोबोट के अंदर बैठ के। तब तक हमें दिखाया जाता है वो रोबोट के अंदर बैठ चुका रहता है। ईका एनालाइज करके उसे बता रही होती है सारी चीजें, और ये बंदा कहता है कि रुको, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। उसागी भी वहां पे शॉट लेने के लिए रेडी रहती है, लेकिन ओका पहले इधर ही से मार रही होती है और अचानक से वो रोबोट रुक जाता है क्योंकि ओका को पहले से पता रहता है इसकी कमजोरी। लेकिन जब उसागी वो रहती है वो शूट कर देती है। तो होता कुछ ऐसा है कि ऊपर से एक सामान गिरता है जो कि हमारे ताकेरू के ऊपर गिर जाता है और ताकेरू इसके ऊपर गिर जाता है। वो गुस्से में ताकेरू को मारती है और कहती है कि ये ले, और फिर वो हट जाता है पीछे और वो कहती है कि मैंने शॉट मार दिया, लेकिन उसने गलत शॉट मार दिया रहता है। पहला टीम मिशन पूरा करने के बाद वो लोग वापस आते हैं और आते ही बहस शुरू हो चुकी रहती है, जहाँ पे वो कहती है कि ताकेरू मैं तुम्हें अपना कैप्टन नहीं मानती हूँ क्योंकि तुम कैप्टन कहलाने के लायक नहीं हो, तुम बिना सोचे समझे ही
फायर करने चले गए थे। तब उसागी उसके डिफेंड में आती है और वो उसागी को भी बहुत सुनाने लगती, कहती कि तुम भी अपना काम कुछ अच्छे तरीके से नहीं करती हो, तुम्हें एक निशाना लगाने तक नहीं आता है, और वो काफी गुस्से में रहती है। तो यहाँ उसागी को भी बहुत गुस्सा आता है, ताकेरू उसे संभालने की कोशिश करता है, और ओका यहाँ पे गुस्से में कह रही होती है कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम लोग कुछ भी नहीं हो। और यही कहने के बाद वो वहां से चली जाती है, और उसागी को काफी गुस्सा आ रहा होता है। ताकेरू कहता है कोई बात नहीं। तो ये लोग सोचते हैं कि आखिर हम लोग किस तरीके से उसका गुस्सा शांत कर सकते हैं। ईका कहती है कि मेरे पास आइडिया है, और फिर ये लोग पार्टी अरेंज करते हैं, क्योंकि ओका आई रहती है तो इन लोगों ने वेलकम पार्टी नहीं की रहती है। ये मेन जो डेकोरेशन का काम रहता है ये ताकेरू ने एक बुक से लिया रहता है, और वो आती है तो ये लोग कहते हैं सरप्राइज, और बताते हैं कि तुम्हारे लिए। लेकिन तब तक वो देखता है चोट का निशान और पूछता है उससे। वो गुस्से में कहती है कि इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना कैप्टन नहीं मानती हूँ। और यही कहने के बाद ओका वहां से चली जाती है, कहती है कि मेरे पीछे मत आना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ताकेरू उसके पीछे पीछे आने लगता है, और वो बोलती है कि देखो इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें अपना कैप्टन नहीं मानती हूँ, ना ही तुम इसके लायक हो, समझे, और हट जाओ मेरे रास्ते से। गुस्से में चली जाती है। उसके बाद ये लोग अपने अगले मिशन के लिए आए हुए रहते हैं। तो ये वाला जो मिशन रहता है यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही काम चल रहे होते हैं, जहाँ पर इन लोग को देखना रहता है, अरेस्ट करना रहता है। हमें दिखाया जाता है कि ताकेरू यहाँ पे अपनी स्पीड दिखाता है, और फिर ओका जाती है और आराम से दोनों बॉडीगार्ड्स को मार देती है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों की बॉडीज के साथ किया जा रहा होता है और उन्हें मार दिया गया रहता है। ओका को बहुत गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में जाते दोनों गिरे हुए गार्ड्स को मारने के लिए, मगर जो हमारा ताकेरू रहता है वो उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने इन दोनों को मार दिया तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा एकेडमी से, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। वो काफी गुस्से में रहती है और कहती है कि तुम्हें पता है एक विच की वजह से मेरा पूरा परिवार मारा गया, और अब देखो ये सारे लोग, इन्हें बिल्कुल तरस नहीं आता है जब ये लोग ऐसा काम करते हैं, तो मैं इन पे क्यों तरस खाऊं, मैं इन दोनों को मार दूंगी और तुम हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम्हें अपना कैप्टन बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ। लेकिन ताकेरू उसके रास्ते से नहीं हटता, कहता है कि रुक जाओ, मैं सारी चीजें ठीक कर सकता हूँ। लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी, वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारी कॉमरेड नहीं हूँ, तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। वो शूट करती है लेकिन वो बच जाता है और फिर कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हारा कॉमरेड हूँ। तो हमें सीन दिखाया जाता है कि कैसे ये लोग पास्ट में मिले थे, कि स्कूल में कुछ हो रहा होता है, समझिए पास्ट का सीन रहता है, जहाँ पे ये सोचता है कि मैं फर्स्ट आऊंगा, लेकिन फिर इसकी मुलाकात ओका से हो जाती है। ओका से मिलने के बाद तो इसे अपनी औकात ही पता चल गई थी। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और ये यही पास्ट वाला सीन सोच रहा होता है कि उस दिन क्या हुआ था हम लोगों के बीच में। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल ओका को बुलाते और उसे बहुत कुछ बताते कि देखो ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है जैसा तुम सोच रही हो। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं कि उस 35th स्क्वाड में एक रैली कीटर भी है। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता है, रैली कीटर तो अपना जो मालिक है वो खुद चुनते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि हाँ उनमें से एक रैली कीटर है और तुम जानने के काफी ज्यादा खुश होगी, समझे, तो तुम्हें उस स्क्वाड के साथ ही रहना। और भी उसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं जिससे ओका को और भी ज्यादा आगे चलकर मदद हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें एक और लड़की को दिखाया जाता है जो एक बंदे से कहती है कि तुमने इस वेपन से कितने लोगों को मार दिया। वो कहता है कि बहुत लोगों को मारा है, मैं तो गिन भी नहीं पाया हूँ। तो यहाँ पर ये लोग कुछ और कर रहे होते हैं, इनका यहाँ पे कुछ मिशन अलग रहता है, समझे। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बंदे रहते हैं और ये एक एल्केमिस्ट रहता है। लेकिन वो लड़की कहती है कि याद रखना कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो उसागी रहती है वो अपने एम की प्रैक्टिस कर रही होती है और अपने एम को सुधार रही होती है, क्योंकि उसका एम अच्छा नहीं रहता है, वो घबरा जाती है जब भी मुसीबत आती है। ईका उनकी बात सुन रही होती है, वैसे ये अपने काम में सबसे ज्यादा स्पेशलिस्ट होती है। तब हम देखते हैं कि आ चुकी रहती है ओका। ओका को मतलब इन लोगों के साथ अब रख दिया गया रहता है और ये सबसे कमजोर टीम रहती है। मैं बता दूं पूरे एकेडमी में 35th डिवीजन सबसे ज्यादा कमजोर टीम रहती है। लेकिन अब ओका आ गई है तो हो सकता है कि ये टीम पहले से पावरफुल हो सके। और हाँ, वैसे भी ओका को प्रमोट नहीं किया गया रहता है, डिमोट कर दिया गया रहता है, तो वो अब नीचे लेवल पे आ चुकी रहती है। और ये सारा खुलासा कोई और नहीं बल्कि ईका कर देती है, क्योंकि जो ओका है वो तो नहीं बोलने वाली है। उसागी सोचती है क्या सच में। आगे हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, ये वही बंदा होता है जिससे थोड़ी देर पहले देखा, और ये यहाँ पर एक मॉन्स्टर को बाहर बुला रहा होता है, कहता है कि बाहर आ जाओ और इस पूरी दुनिया को तबाह कर दो। तो हमें एक मशीन को दिखाया जाता है और वो मशीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही होती है। असल में ये मशीन नहीं, ये मॉन्स्टर था। आगे हमें दिखाया जाता है कि ओका यहाँ पे ग्रेवयार्ड के पास रहती है, जो कि इसके पेरेंट्स की ग्रेवयार्ड रहते हैं। तब तक आ चुका रहता है हमारा ताकेरू और उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारी फैमिली की ग्रेवयार्ड है। फिर वो ताकेरू को बताना शुरू करती है कि आखिर किस तरीके से एक विच की वजह से उसकी पूरी फैमिली मारी गई और इसने अपनी इंसानियत अभी खो दी है, क्योंकि इसका पूरा फोकस विच को मारने पर है। और वो बोलती है कि मैंने कसम खाई कि जब तक मैं उस विच को मारूंगी नहीं तब तक मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाली हूँ। और हाँ, तुम लोग मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो या फिर मैं तुम लोग के रास्ते के बीच में आ रही हूँ, मुझे नहीं पता है, लेकिन तुम लोग कभी भी मेरा साथ नहीं देने वाले हो और मेरा मकसद कुछ अलग है।
मैं उसे मारना चाहती हूँ, मैं नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं तो उन लोग को अपना कॉमरेड नहीं मारती हूँ। लेकिन ताकेरू कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अपना कॉमरेड मानता हूँ। तब तक वहाँ पे एक ब्लास्ट हो गया रहता है और ये ब्लास्ट शहर में हुआ रहता है, तो वो लोग तुरंत ही भाग रहे होते हैं और ये बंदा काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि अपना मजा आने वाला है। सो ओका सबसे पहले भाग रही होती है और वो जाके ऑफिसर से पूछ भी रही होती है कि आखिर वहां पर क्या हुआ है, क्या सभी लोग ठीक तो है ना। तो ऑफिसर उससे सारी जानकारी देता है और दूसरी तरफ ये जो दुश्मन रहता है उन्हें मारना शुरू कर देता है। इसे लगता है कि किसी ने इसका नाम पुकारा, लेकिन फिर देखता है तो अरे कोई भी नहीं है यहाँ पर, और वो आगे बढ़ना शुरू करता है। यहाँ पर ईका उसे बता रही होती है सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में और ये भी बताती है कि जो ओका है वो सीधे उसे मारने के लिए चली गई है। प्रिंसिपल भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देता है कि सभी लोग बच के रहना और हम लोग इस विच को हरा कर ही रहेंगे। तो वो असल में उसे मशीन नहीं, ये लोग उसे विच कहते हैं, मतलब वो मशीन नहीं कहलाएगी यहाँ पर। और अब ये लोग बढ़ रहे होते हैं ओका को बचाने के लिए, क्योंकि ओका अकेली चली गई रहती है उसे मारने के लिए और ये सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा। इसे अपनी स्वॉर्ड पे पूरा भरोसा रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि ओका यहाँ पे एक बंदे की मदद करती है, तब तक वो विच वहाँ पे आ चुकी रहती है, लेकिन फिर ओका हमला करना शुरू कर देती है और वो विच उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रही होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओका उसके सामने टिक ही नहीं पा रही थी, तब वो अपनी स्पेशल गन को निकालना शुरू करती है और ये जो स्पेशल गन है ये बोल भी सकती है, समझे। तो ये अपने मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है और ये अपनी मालिक की ऊर्जा से ही हमला करती है। इसमें नॉर्मल बुलेट्स नहीं रहते, इसमें एक स्पेशल टाइप के बुलेट्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये जो मोटा आर्मर देख रहे हो आप, इसे भी ये तोड़ सकता है, बहुत ही आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन इसका कुछ टाइम लिमिट होता है। तो यहाँ पे वो गन से फायर करना शुरू कर देती है और इस विच को थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही होती है, मगर उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता है। सो वो अपना स्पेशल मैजिक इस्तेमाल करती है, जिसमें हमें पता लगता है कि ये जो गन है ये ओका का ब्लड ले रहा होता है और फिर उससे फायर करता है और ये जो हमला रहता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है, मगर मशीन को उतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तब तक गन कहता है कि माफ़ करना, मास्टर ने मुझे वापस बुला लिया और फिर हमला हो चुका रहता है। ओका सोचती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसने मेरी गन को वापस क्यों बुला लिया। असल में मास्टर से उसका मतलब प्रिंसिपल से था, समझे। प्रिंसिपल ने गन को वापस बुलाया और फिर आ चुका रहता है ताकेरू यहाँ पर। असल में प्रिंसिपल ने एक साजिश रची हुई रहती है ताकि ताकेरू अपनी ओरिजिनल पावर हासिल कर सके और यहाँ पर ताकेरू को नहीं पता रहता है कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी वो हमला करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने कॉमरेड को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन ताकेरू भी उसके सामने उतना नहीं टिकने वाला था, क्योंकि वो अभी एक नॉर्मल फॉर्म में रहता है और ईका उसे इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि वो मशीन वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। असल में उसकी स्वॉर्ड से सही में कुछ हो भी नहीं रहा होता है, लेकिन जब वो मशीन हमला करते हैं, यानी कि वो विच हमारा जो ताकेरू रहता है उसे काफ़ी प्रॉब्लम आ रही होती है और वहाँ पे एक बहुत ही ज़ोरदार ब्लास्ट हो जाता है, जहाँ पर सब सोच रहे होते हैं कि ये क्या हुआ है और ये एकदम गिरा पड़ा हुआ रहता है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। तब तक हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, इसका नाम लैपिस रहता है। ये हमारे ताकेरू के पास में आती है और ये किसी और दुनिया में आ गया रहता है। लैपिस कहती है कि मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगी, मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहती हूँ, बताओ क्या तुम एक विच के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहोगे। तो ये उससे कुछ सवाल जवाब पूछती है और लास्ट में ये क्वेश्चन पूछती है, क्या तुम अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ोगे ताकि तुम पावरफुल बन सको और सबकी मदद कर सको। तो वो बिना वक्त गवाए कहता है कि हाँ, मैं अपनी ह्यूमैनिटी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसे ओका की भी मदद करनी रहती है। सो जैसे वो कहता है हाँ मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, सारे सवाल का वो जवाब दे देता है। तो उसके बाद जो लैपिस रहती है कहती है ठीक है मास्टर। इसका मतलब अब ताकेरू लैपिस का मास्टर बन चुका रहता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले से बॉडी बन गई रहती है और एक आर्मर भी आ चुका रहता है और ये जो आर्मर रहता है बड़ा ही स्टाइलिश टाइप का आर्मर रहता है। और फिर वो उसे इंस्ट्रक्शन दे रही होती है कि किस तरीके से वो हरा सकता है। और हाँ, ये भी बताती है कि अब तुम्हें उसके हमलों से डॉज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ब्लेड से उसके हमलों को काट भी सकते हो, क्योंकि ये जो ब्लेड है ये एक स्पेशल टाइप का ब्लेड है, समझे। सो अब यहाँ पर हमें उनकी लड़ाई दिखाई जाती है, जहाँ पर ताकेरू तो काफी कमाल का लड़ रहा होता है भाई। जो मशीन रहता है वो तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा होता है, वो तो आगे पीछे जाके मारता है और उसागी एकदम इमोशनल हो जाती है, उसागी भी उसका साथ दे रही होती है। हालांकि उसागी के बुलेट्स उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे होते हैं, मगर फिर भी प्रैक्टिस उसका अच्छा रहता है। और फिर जो ताकेरू रहता है वो एक खतरनाक हमला करता है और इस खतरनाक हमले से हमें दिखाया जाता है कि रोबोट की हालत तो काफी ज्यादा खस्ता हो चुकी रहती है। फिर लैपिस उसे और फाइनल मूव्स के बारे में बताती है और वो फाइनल मूव के बाद तो रोबोट के टुकड़े टुकड़े उसने कर दिए रहते हैं, बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये बंदा कहता है कि ओ माय गॉड, इसने तो देखो हरा दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। खैर इस बार तुम जीते, लेकिन अगली बार मैं जरूर जीतूंगा। उसके बाद ताकेरू जाता है यहाँ पर ओका के पास और कहता है मैं तुम्हारी रिवेंज लेने में मदद तो नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं लोगों को मार सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे इतना जरूर कहूंगा कि तुम मुझे अपना कॉमरेड मान सकती हो। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, जब भी तुम मुसीबत में रहोगी तब तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए जरूर वहां पे हाजिर हो जाऊंगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग को कुछ भी ना हो, क्योंकि तुम सभी मेरे लिए फैमिली जैसे हो। फैमिली कहने के बाद तो ये कहीं और ही पे जाके सो गया रहता है बड़े मजे से। दिखाया जाता है कि प्रिंसिपल और एक बंदा किसी के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि मोस्ट वांटेड लिस्ट में रहती है, 3 नंबर पे रहती है।
वैसे भी बहुत सालों से थी। तब हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और प्रिंसिपल कहते हैं कि तुम्हारा स्वागत है मेरे कॉलेज में। और इस लड़की का नाम मारी रहता है, ये एक विच रहती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जो प्रिंसिपल है वो उन सभी लोगों को बता रहे होते हैं लैपिस के बारे में और बोलते हैं कि हमने कुछ नए नए चेंजेस भी किए हैं, तो स्कूल में कुछ नए नए स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका अच्छी तरीके से स्वागत करो। फिर वो लैपिस को दिखाते हैं और यहाँ पर हमें बताया जाता है मारी के बारे में। असल में मारी एक विच रहती है और उसे देख कर सब लोग हैरान हो गए थे कि एक विच यहाँ पे क्या कर रही है। तब प्रिंसिपल बोलते हैं कि हमने स्कूल का सिस्टम चेंज कर दिया है। अब स्कूल का सिस्टम हमने कुछ इस प्रकार से किया है कि अब जो विचेज है वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं। खैर आपको पता है कि ओका को विचेस से बहुत ज्यादा नफरत रहती है। प्रिंसिपल कहते हैं कि इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। और फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तब सब कहते हैं कि ठीक है हमें चलना चाहिए, लेकिन ओका कहती है कि नहीं, हम लोग इसे छोड़ के नहीं जा सकते हैं। वो लोग कहते हैं कि यार ये कहीं भी नहीं जाने वाली है, विच है तो क्या हो गया। और मारी कहती है कि मुझे तुम लोग की ऐसी भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो ओका रहती है वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ, तुम कभी भाग सकती हो और मुझे प्रिंसिपल को जाके इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश करने वाली हो। तो यहाँ पे दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो चुका रहता है, क्योंकि एक तो ओका विचेस को पसंद नहीं करती और उसे जबरदस्ती रहना पड़ रहा है। ताकेरू यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था, वो तो बस शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन फिर लड़ाई कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बढ़ गई रहती है और जो हमारी मारी रहती है वो काफी गुस्से में रहती है और वहां से जाने लगती है। खैर अब इसके बाद इन दोनों के बीच में कंपटीशन चलने लगता है और पहले तो सारे कंपटीशन में यहाँ पर ओका फर्स्ट आ रही होती है और मारी हार रही होती है। लेकिन बाद में जब आंसर बताने की बारी आती है तब मारी आंसर दे देती है और चिढ़ाते हुए कहती है इतना आसान से आंसर नहीं आता तुम्हें। फिर से दोनों के बीच में घमासान शुरू हो जाता है, मगर ताकेरू बीच में आ जाता है और कहता है कि नहीं, तुम लोग ऐसे बिल्कुल भी मत लड़ो, तुम्हारा लड़ना यहाँ पे जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तब दोनों पंचेस मारती है और ताकेरू को लग जाता है। मारी कहती मेरी गलती नहीं है। उसके बाद मारी और ये बैठे हुए रहते हैं तो मारी इसे ऑफर कर रही होती है ड्रिंक और कहती है कि ये लो पी लो। और फिर वो अपने बारे में बताना शुरू कर देती है। यहाँ पर वो बोलता है कि देखो जो ओका है वो इतनी ज्यादा बुरी नहीं है। और फिर ये भी बताता है कि आखिर उसे विचेस से क्यों इतनी ज्यादा नफरत है। असल में जो मारी है उसे बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि आखिर पास्ट में इसके साथ क्या हुआ था और ये एकदम सारी चीजें अचानक से भूल गई है। इसे बस इतना याद है कि जब इसकी आंख खुली तब ये यहाँ पर स्कूल में थी और इसके आगे इसे कुछ भी याद नहीं। मगर ताकेरू को ऐसा कुछ भी नहीं रहता है कि वो विचेस से नफरत करता था या फिर कुछ भी, इसलिए वो इसे धीरे धीरे पसंद कर रही होती है और कहती कि तुम उन लोगों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। खैर मुझे कुछ भी बिल्कुल भी याद नहीं है कि आखिर ये सब क्या हुआ और मैं यहाँ पे किस तरीके से फंस गई हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। तो ताकेरू से कहता है कि टेंशन बिल्कुल भी मतलब सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो उसे थोड़ा सा मोटिवेशन दे रहा होता है, जिसे सुन के मारी को काफी अच्छा लगता है कि वाह चलो बहुत ही अच्छी बात है और मैं तो बस तुम सभी लोग की मदद करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। और जाते जाते ताकेरू उसे अपना नाम भी बता देता है। दूसरी तरफ हमें हॉन्टेड को दिखाया जाता है जो कि ये मेन विलन होने वाला था और इसने मारी के साथ कुछ किया था। असल में पास्ट में इसने मारी को धोखा दिया था। तो मारी कहती है कि नहीं, तुमने कहा था कि तुम इनोसेंट लोगों को नहीं मारोगे, लेकिन वो मार देता है। और फिर पुलिस आ जाती है इन लोगों को पकड़ने के लिए, लेकिन वो हॉन्टेड उन पुलिस ऑफिसर्स को ही मार देता है। और फिर क्या करता है कि मारी को फंसा डालता है और फिर मारी को स्कूल में ला दिया गया रहता है। और इसी चीज के बारे में सोच सोच के वो पागल हो रहा था, कह रहा होता है कि मैं मारी को टॉर्चर करूंगा, उसे टॉर्चर करने में मजा आएगा, मैं उसे इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता हूँ, अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। आगे हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग ऐसे बस बैठे हुए रहते हैं, मजे कर रहे होते हैं। तब तक ताकेरू और यहाँ ओका बात कर रहे होते हैं और फिर जो हमारी मारी रहती है वो बहुत चिपक रही होती है। तो ओका कहती है कि ये क्या है, तब मारी बताती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता है कि नहीं ये इसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी। ताकेरू समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन मारी तो उससे पूरा चिपक रही होती है। ओका को यहाँ बहुत गुस्सा आ रहा होता है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें देख लूंगी, तो वो भी चिपकने की यहाँ कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एकेडमी में एक कंपटीशन होने वाला था ग्रुप्स के बीच में, तो यहीं पे ये देख रहा होता है। तब दूसरे ग्रुप का लीडर कहता है कि तुम देख क्यों रहे हो, तुम वैसे भी नहीं जीतने वाले, तुम भले भी कितना पार्टिसिपेट कर लो, तुम अपने सपने में भी कभी नहीं जीत सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इनका जो 35th स्क्वाड है वो सबसे ज्यादा कमजोर स्क्वाड रहता है। उसके बाद ताकेरू जाने लगता है, तब मारी भी वहीं पे रहती है। मारी के पास कोई जगह नहीं रहती है रहने के लिए, तो ताकेरू कहता है ठीक है मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन ओका गुस्से में कहती है ठीक है मैं भी जाके देखना चाहूंगी, कहीं ऐसी वैसी उल्टी सीधे ये हरकतें ना कर दे। तो अब ये लोग जा रहे होते हैं हमारे ताकेरू के घर में। ओका भी पहली बार यहाँ पे ताकेरू के घर के पास से गुजर रही होती है, लेकिन वहां का ऑरा कुछ ज्यादा ही उसे अलग लग रहा होता है। पहले तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में वहां से जा रही होती है, मगर जैसे ही वो अपार्टमेंट के पास पहुंचती है वो देख के थोड़ा डर गई रहती है कि क्या है। ताकेरू कहता है तुम ठीक तो हो ना, वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद ये लोग जा रहे होते हैं, मारी उसे लगातार टोन मार रही होती है और फिर ताकेरू कहता है कि वो रुको मैं जरा अभी आता हूँ। तो जैसे वो जाता है ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। उसके बाद जब ताकेरू वापस आता है तो देखता है कि मारी सिर्फ टॉवल में रहती है, नहा के निकली रहती है, वो बहुत शर्मा गई रहती है। ओका अचानक से पता नहीं क्यों डर गई रहती है, वो चिल्ला के बाहर आ जाती है और फिर वो गिर जाती है मारी की ओर और मारी गिर जाती है इसके ऊपर। तो अब दोनों लेडीज इसके ऊपर गिर गए रहते हैं और ये जन्नत हासिल कर लेता है।
आगे हमें दिखाया जाता है कि नींद नहीं आ रही होती है मारी को, ओका चली गई रहती है। तो ये मारी अब इसके साथ ही रहने वाली थी, तो ये मारी को कह रहा होता है कि क्या हुआ। फिर मारी उसे बताती है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसे नींद नहीं आ रही है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वो कहता है कि टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ भी समाधान नहीं होने वाला है, इसीलिए आराम से रहो, सो जाओ, कल सुबह देखा जाएगा जो होगा। अगले दिन का सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनकी बैटल चल रही होती है और ये लोग एकदम हारने के कगार पे रहते हैं, क्योंकि जो ताकेरू रहता है वो अपनी टीम को संभाल नहीं पा रहा होता है और कोई भी उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होता, और जो दूसरी वाली टीम रहती है इन्हें भड़का रही होती है कि बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। ताकेरू सोचता है कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, लेकिन जो मारी रहती है वो सोचती है कि अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने मूव नहीं किया तो मेरी टीम हार जाएगी। मारी आगे बढ़ना शुरू करती है और जो सारे दुश्मन रहते हैं उनका ध्यान अपनी तरफ भटका लेती है। इससे बाकी सभी लोगों को मौका मिल चुका रहता है और यहाँ पे मारी को शॉट लग गया था, लेकिन फिर उसागी ने शॉट लगा दिया था और फाइनली ये लोग जीत के रहते हैं। हालांकि वो अभी भी टीम से थोड़ी डिस्टेंस में खड़ी रहती है, क्योंकि उसे ज़्यादा पसंद नहीं रहता है, ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं रहता है। और फिर जो ओका रहती है वो तो उसकी दुश्मनी रहती है, एक तरीके से फ्रेंडली वाली दुश्मनी रहती है। तो ये लोग सोचते हैं कि हमें कहीं पे चलना चाहिए जिससे इन दोनों का मूड ज़्यादा फ्रेश हो सके, और यहाँ पर पार्टी भी रहती है। और दूसरी तरफ जो ओका रहती है वो यहाँ आगे रहती है, वो पार्टी में नहीं गई रहती है। तो उसे यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं जहाँ पे उसे मारी के बारे में एक सच्चाई पता लगती है कि वो एक डिस्ट्रक्शन में थी और मारी कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल भी नहीं है, उसका बहुत बड़ा हाथ है ईविल ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब उससे मारी की सारी सच्चाई पता चल चुकी रहती है। दूसरी तरफ हम देख रहे होते हैं कि पार्टी में ये लोग मजे कर रहे होते हैं, जहाँ पे ताकेरू बता रहा होता है कि तुम उसागी और ईका को देख सकती हो, पहले ये दोनों भी बहुत लड़ा करती थी, बिल्कुल तुम्हारे और ओका की तरह, लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ अब ये दोनों देखो कितने ज्यादा क्लोज आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ओका और तुम भी बहुत ज्यादा क्लोज आ जाओगे धीरे धीरे वक्त के साथ। लेकिन मारी कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी याद नहीं है और मुझे लगता है कि ओका मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करने वाली है, क्योंकि मैं एक विच हूँ। लेकिन ताकेरू कहता है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और हाँ, तुम लोग देखना, तुम दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बनने वाले हो, मुझे ऐसा जरूर लगता है, मुझे ऐसा अंदर से गट वाली फीलिंग आ रही है। मारी कहती है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं भी मान लेती हूँ, क्योंकि वो रहता तो इनका कैप्टन ही है ना। और दूसरी तरफ जो ईका रहती है वो बड़ा अजीब सा चेहरा बना रही होती है, काफी मजा आ रहा होता है इसे। और ये लोग यहाँ पे फाइट देख रहे होते हैं, तब तक जो हमारी ओका रहती है वो ताकेरू को साइड में बुलाती है और उसे मारी के बारे में सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है, वो कोई नॉर्मल लड़की बिल्कुल भी नहीं है। और ये सारी बातें प्रिंसिपल को भी पता चल जाती है कि जो ओका है उसे सारी सच्चाई पता चल गई है। लेकिन प्रिंसिपल जो रहता है वो कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं होने वाला है। प्रिंसिपल बड़ा ही चिल बंदा रहता है, जैसे कि इसे बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या हो जाए, कुछ भी हो जाए, एकदम मस्त मजे में रहता है। और यहाँ से फिर से इनकी बैटल शुरू हो गई रहती है। तो ये लोग बैटल में रहते हैं और वो सोच रहा होता है कि क्या सचमुच ओका सही बोल रही थी क्या मारी। लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है कि बीच में कुछ इंटरफेरेंस होने लगती है, अचानक से कुछ होने लगता है, टेंटिकल्स निकलने लगते हैं स्टूडेंट्स के बीच में से, और हमें दिखाया जाता है हॉन्टेड को, जो कि ईविल ऑर्गेनाइजेशन वाला हाला का लीडर रहता है। और ये यहाँ पे मारी को वापस ले जाने के लिए आया रहता है, लेकिन ताकेरू इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला रहता है। सब लोग फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा इमेंस पावर रहती है और एक बहुत बड़ा सा क्यूब बना लेता है, और उस क्यूब के अंदर वो सभी लोग फंस गए रहते हैं। प्रिंसिपल और बाकी सभी टीम्स यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे प्रिंसिपल कह देता है कि टेंशन मत लो, ताकेरू और उसे ऐसे ही छोड़ दो। फाइनली हमें दिखाया जाता है कि मारी यहाँ पे रहती है और वो ठीक रहती है, क्योंकि ताकेरू रहता है। और फिर वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ वापस ले जाने के लिए आया हूँ मारी, आ जाओ मेरे साथ में। लेकिन मारी को तो बिल्कुल याद नहीं रहता है कि आखिर ये बंदा है कौन, क्योंकि उसकी सारी मेमोरीज प्रिंसिपल ने मिटा दी रहती है। और फिर हॉन्टेड कहता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, रुको मैं सबसे पहले इसे ही मार देता हूँ। खैर जो ताकेरू रहता है वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है कि वो है या फिर नहीं है, लेकिन फिर भी वो हॉन्टेड से लड़ने के लिए रेडी रहता है, क्योंकि वो मारी को नहीं जाते हुए देख सकता है किसी और के साथ। और फिर यहाँ पर ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है पूरी तरीके से 100%। हॉन्टेड ये देख के हैरान हो जाता है और कह रहा होता है कि वाह, मुझे नहीं पता था, तुम्हारा लेवल तो एस है और मुझे नहीं पता था कि तुम एक रैली कीटर हो, काफी ज्यादा कमाल का बात है। सच कहूँ तो मैंने तुम्हें कम आंका, लेकिन तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हो मुझे। ताकेरू कहता है कि मैं इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं हारने वाला हूँ। ताकेरू को नहीं पता रहता है कि ये बंदा कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब वो हमला करता है तब ताकेरू को पता चल जाता है, क्योंकि ताकेरू को बहुत जोर की चोट यहाँ पे लगी हुई रहती है। तब ईका भी आ चुकी रहती है और यहाँ पे उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है और कुछ फनी बातें भी बोल देती है। और फिर जो ओका रहती है वो कहती है कि अब मुझे समझ में आया। तो यहाँ हमें ये पता लगता है कि मारी एक बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थी, हालांकि उसे फंसा दिया गया था और वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो उसकी सारी मेमोरीज अब यहाँ पे मिट चुकी है, तो उसे बिल्कुल याद नहीं है। और ये जो हॉन्टेड रहता है ये भी एक रैली कीटर है, आप इसका आर्मर देख सकते हैं, ये बहुत ही खतरनाक आर्मर रहता है और ये भी एक एस क्लास का आर्मर ही रहता है। और यहाँ मारी को सारी चीज़ें याद आ रही होती है कि किस तरीके से उसने कहा था कि वो ऑर्फनेज को बचाएगा, लेकिन हॉन्टेड ने ऑर्फनेज के बिल्कुल भी नहीं बचाया। उसने मारी से वादा किया था कि ऑर्फनेज में जितने भी बच्चे मरे हैं मैं उन्हें सबको जिंदा कर दूंगा,
और वो अभी भी मारी को कह रहा होता है कि मेरी साइड आ जाओ, मैं उन सारे बच्चों को जिंदा कर दूंगा। लेकिन फिर ताकेरू कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। मारी को ये सुन के बहुत ज़्यादा शौक लगता है। तब ताकेरू बताता है कि ओका ने तुम्हारे ऊपर रिसर्च की है और ये पता लगाया है कि तुम्हें फंसाया जा रहा है और वो सारे बच्चे मर चुके हैं, ये जानबूझ के तुम्हें ले जाना चाहता है और कुछ भी नहीं। ये सुन के हॉन्टेड थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है कि वाह, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही रिसर्च कर ली हम लोगों के ऊपर। अब मुझे लगता है कि तुम्हारा जिंदा रहना यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। और मारी का पूरा सर दर्द कर रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या हुआ है, क्योंकि उसकी मेमोरीज तो इरेज हो चुकी रहती है और सोचती है क्या ये सब एक सपना है। लेकिन नहीं, ये सब सपना नहीं रहता है, ये सब हकीकत रहता है। अब जो हॉन्टेड था वो ताकेरू को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि ताकेरू ने उसका सारा प्लान खराब कर दिया है। मारी अब उसके साथ नहीं आने वाली है, तो ये जा रहा होता है ताकेरू को मारने के लिए। और हाँ, ताकेरू पहली बार किसी ऐसे बंदे से फाइट कर रहा होता है जो कि उसके इतना स्ट्रांग हो या फिर उससे ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होता है। उसका आर्मर भी थोड़ा बहुत टूट गया रहता है, लेकिन फिर भी वो डटा रहता है। यहाँ पे जो मारी रहती है वो बस देख सकती थी और कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन मारी को अचानक से कुछ याद आने लगता है, उसकी मेमोरीज अब वापस आने लगती है, क्योंकि हॉन्टेड ने उसकी मेमोरीज दे दी है उसे वापस। तब उसे याद आता है कि नन ने उसे बताया था कि किस तरीके से वो एक मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है जिससे वो अपने साथी को और ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। लेकिन इसके गले में जो कॉलर लगा था, इसकी वजह से ये अपने पूरे पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी ये पावर का इस्तेमाल करती है और हमारी जो ताकेरू है उसे पावर अप करती है, लेकिन अब वो और इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। तभी ओका वहाँ से आ जाती है और कहती है चिंता मत करो, ये तुम्हारा कॉलर एक्सप्लोड नहीं होने वाला है, मैंने प्रिंसिपल से पहले ही बात कर ली है। सो अब ये सभी लोग मिलकर यहाँ पर इसे मारना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से बैटल यहाँ पे चल रही होती है। ताकेरू भी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका रहता है मारी की वजह से। और हाँ, वो देखता है कि ये बंदा तो सचमुच काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। फिर दोनों के बीच में घमासान लड़ाई होती है और अंत में नतीजा ये निकलता है कि जो हॉन्टेड है उसका कवच टूट चुका रहता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मारी, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए ज़रूर आऊँगा, इतनी आसानी से तो तुम मुझसे बच के बिल्कुल भी नहीं जाने वाली हो। और यही कहने के बाद हॉन्टेड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद जो ताकेरू रहता है वो गिर गया रहता है। मारी कहती है तुम ठीक तो हो ना, लेकिन बंदा यहाँ पर अब धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। आगे की मॉम को दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि ये तुम्हारा लास्ट चांस है और मैं तुम्हारी अब शादी करवाने वाली हूँ 1 महीने में। वो कहती है कि नहीं मॉम प्लीज़ रुक जाइए, मैं ग्रेजुएट होने ही वाली हूँ। लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मुझे मॉम कह के बिल्कुल मत बुलाओ, शायद ये इसकी मॉम ना हो, असली मॉम ना हो, इसीलिए ये इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहती है। और उसागी यहाँ पर उनके सामने कुछ बोल भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी डर गई रहती है, क्योंकि उसकी कुछ भी यहाँ पर लिटरली नहीं चलती है, समझे, इसीलिए। और दूसरी तरफ हमें एक नए स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ ऑर्डर दे रहा होता है। ये लोग एक विच हंटिंग कंपटीशन करने वाले हैं और इस बंदे का नाम रेमा रहता है जो सभी लोगों को बता रहा होता है। हालांकि कंपटीशन में कुछ चेंजेस रहते हैं। इस चेंजेस को सुन के ज़्यादातर लोग खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि ये नया नया बंदा है और यहाँ पर आते ही इसने अपनी दादागिरी भी शुरू कर दी। खैर, ताकेरू को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी उसकी टीम सबसे लास्ट में है अभी, और अगर वो विच कंपटीशन जीत जाते हैं तो उसमें पैसे भी मिलने वाले हैं, इसलिए वो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रहा होता है। तो तुरंत ही अपने रूम में जाता है और फिर अपने साथियों को बता रहा होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओका शौक रहती है कि आखिर इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। तब मारी और ईका बता रही होती है क्योंकि इसमें पैसे मिलने वाले हैं ना, इसलिए ये इतना ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद इन लोगों को याद आता है कि अरे उसागी कहाँ पर है, उसागी अभी तक आई नहीं है, और अभी तक तो वो आ जाती है लेकिन अभी तक वो आई क्यों नहीं है, कहाँ पर है वो। तो ये लोग ऐसे ही उसागी के बारे में बात करने लगते हैं और फिर उसके हेयर बैंड के बारे में बात कर रहे होते हैं कि जो उसका हेयर बैंड है कितना ज़्यादा क्यूट लगता है, बनी वाला जो हेयर बैंड है। ताकेरू कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उसका जो बनी वाला हेयर बैंड है ना। और ये सारी बातें जो हमारी उसागी रहती है वो बाहर से ही सुन रही होती है। सो यहाँ इसे याद आ रहा होता है कि इसकी मॉम ने क्या कहा था कि वो इसकी शादी करवा देंगे, और इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। लेकिन जब वो लोग हेयर बैंड के बारे में थोड़ा मजाक उड़ा रहे होते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा फ़नी लगती है, तब जो उसागी रहती है वो ज़्यादा सुन नहीं पाती है, क्योंकि वो हेयर बैंड इसके लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती रहता है। इसलिए यहाँ पर वो जो रहती है काफ़ी गुस्से में आ चुकी रहती है अंदर और कहती है कि इसके बारे में कुछ भी मत कहो, मेरे ग्रैंडपा ने मुझे ये दिया है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग मजाक कर रहे थे, ये तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा ही सूट करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है तुम्हारे ऊपर। वो तो एकदम शर्मा गई रहती है कि आखिर मेरे दोस्त ये क्या बात कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि हाँ ये हेयर बैंड तुम्हारे ऊपर काफ़ी सूट करता है, और कहते हैं कि चलो प्लान बनाते हैं। तब तक एक और जो दूसरे स्क्वाड का मेंबर रहता है, मतलब कैप्टन, वो यहाँ पे आता है और कहता है इनके कैप्टन यानी हमारे ताकेरू से कि चलो हम लोग कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि हम दोनों के पॉइंट्स बहुत ज़्यादा कम हैं और कंबाइन हो जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ताकेरू कहता है कि ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। सो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसागी यहाँ पे जा रही होती है। तब तक वो न्यू स्टूडेंट रेमा उससे मिल चुका रहता है। असल में रेमा इसका चाइल्डहुड फ्रेंड रहता है और ये बंदा बहुत ही ट्रॉमेटिक रहता है और इसी की शादी उसागी से होने वाली है। ये कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा। लेकिन उसागी इससे बिल्कुल नहीं मिलना चाहती थी, वो तो यहाँ पे एकदम रोने लगती है, उसका एकदम हार्ट बीट तेज़ होने लगता है। और ये चीज़ ताकेरू देख लेता है कि क्या हुआ है, वो तुरंत ही उसके पास जाता है। रेमा कहता है तो तुम ही हो इसके दोस्त, ठीक है, इसका अच्छी तरीके से ख्याल रखना। वो ये नहीं बताता है कि मैं इसका होने वाला फियांसे हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा
और ताकेरू कहता है चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन ये बेहोश हो गई रहती है और इधर रेमा सोच रहा होता है पता नहीं हमारी अगली मुलाकात कब होने वाली है। दूसरी तरफ ओका को एक लड़की मिल जाती है और वो अपना नाम शिजुका बताती है। तो ये इसे लेके जाती है एक सीक्रेट जगह पे, जहाँ पे इसे विच के बारे में पता चलता है। असल में जो विच है वो बहुत सालों से कैद थी, लेकिन अब वो आज़ाद हो चुकी है और वो किसी की बॉडी के ऊपर भी कब्जा कर सकती है। सो उस विच को मारने के लिए ओका को ये लोग कह रहे होते हैं, मतलब टीम अप करने के लिए कह रहे होते हैं, ये कोई दूसरा स्क्वाड रहता है। लेकिन ओका साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ जो तुम लोग के साथ आऊँगी। ये विच हंटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में ही बात कर रहे होते हैं वैसे तो, लेकिन ओका यहाँ पे साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होने वाला है। तुम लोग अपना ये स्टूपिड गेम खेलो, मैं विचेस पे भरोसा नहीं करती हूँ कि विच होती भी है या फिर नहीं है, ठीक है, तुम लोग अपना जानो। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी ये बेहोश पड़ी हुई रहती है। मारी कहती है किसी को इसके साथ में रहना पड़ेगा। ताकेरू कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसके साथ में रहूंगा। सो जो मारी और ईका होती हैं वो दोनों अब यहाँ से जाने लगती है और हमारा ताकेरू अकेला उसागी के साथ ही यहाँ पर रहने वाला था। वो पूरा रात भर एकदम देखता है, उसका देखभाल करता है और फिर उसागी की आँख यहाँ पर खुलती है। वो कहती है कि तुम रात भर मेरे साथ में ही थे। वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में ही था, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर क्या बात है। लेकिन वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी और उसे कुछ भी नहीं बता रही थी। तो ताकेरू उसे अपने साथ अपने घर पर लेके जा रहा होता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर ये अकेले रहेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद ये अपना मुँह खोलना शुरू कर देती है और बताती है कि किस तरीके से जो रेमा है वो उसका फियांसे है और इसकी फैमिली जानबूझकर रेमा की फैमिली से उसकी शादी करवा रही है, ताकि इनकी फैमिली की कंडीशन और भी ज़्यादा अच्छी हो जाए। और ये चीज़ उसागी बिल्कुल नहीं चाहती थी, वो रेमा को बिल्कुल नहीं पसंद करती है, मतलब एकदम अंदर से नफरत करती है उससे। ताकेरू को यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ चुकी रहती है, लेकिन वो कहता है चिंता मत करो, चलो मेरे साथ मेरे घर पे चलो। तो यहाँ वो उसे उसके घर पे लेके जाता है और यहाँ ये सोच रही थी कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब था, क्योंकि ये ताकेरू के घर में रहता है और यहाँ ये बात ले रही होती है। तो सोच रही थी कि कहीं उसका मतलब ये तो नहीं था। ओ माय गॉड, वो पूरा एकदम सोचने लगती है, मतलब इसने पूरा सपना सजा लिया रहता है ताकेरू के साथ और पूरा पूरा एकदम सपना पे सपना देख लेती है। तो फिर क्या होता है कि ये टॉवल में ही बाहर निकल चुकी रहती है और ताकेरू देख कहता है कि तुमने टॉवल में ऐसे बाहर क्यों निकल गई। तो वो कहती है तुमने मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े नहीं दिए थे इसीलिए। और फिर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। ये कह रही होती है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है और फिर ताकेरू भी काफ़ी क्लोज आ जाता है, लेकिन तब तक बाकी सभी लोग आ जाते हैं और देखने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। उसके बाद सभी लड़कियाँ मिल के ताकेरू को बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से ढूंढ डालती है, क्योंकि उन्होंने ये नज़ारा जो देखा रहता है। ईका कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया। असल में ताकेरू ने सभी लोगों को बुलाया रहता है और उसी की गलती रहती है और यहाँ पे ये सारा हादसा हो गया। सो उसके बाद ताकेरू सभी लोग को बता रहा होता है किस तरीके से जो उसागी है वो रेमा को नहीं चाहती है और इसीलिए इन्हें अब उसागी की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सभी लोग एक फैमिली है, एक टीम की तरह है, एक फैमिली ही मान लो, इसलिए सब लोग उसागी की अब मदद करने वाले हैं। दूसरी तरफ हमें ईका को दिखाया जाता है तो जो यहाँ पे कॉस्प्ले कॉम्पिटिशन करवा रही होती है। तो जो ये कॉस्प्ले कॉम्पिटिशन रहता है ये कुछ अलग ही टाइप का कॉम्पिटिशन रहता है। इसका मेन कॉम्पिटिशन से कुछ वैसा लेना देना नहीं रहता है और इसमें तो लैपिस ने भी हिस्सा लिया था। लैपिस के साथ साथ तो यहाँ पे ताकेरू ने भी हिस्सा लिया है, मेड का ड्रेस पहना है। खैर लड़कों ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा है। और यहाँ पर इन लोग की एक फ़ोटो ली जा रही होती है, मतलब एक फैमिली फ्रेंडली फ़ोटो ली जाती है। उसके बाद उसागी अपने लॉकर में उस फोटो को ही देख रही होती है, क्योंकि ये अपने दोस्तों को अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब मानती है, इसलिए उस फोटो को संभाल के रखा था। इसे देखने के बाद उसे अपने ग्रैंडपा की याद आ जाती है और वो अपने ग्रैंडपा की तस्वीर की ओर देखती है और कहती है कितनी ज़्यादा बढ़िया है। तब तक यहाँ पर मिल चुके रहते हैं रेमा और ताकेरू। जब वो दोनों साथ में मिलते तो रेमा कहता है उसे चिढ़ाते हुए चिंता मत करो, मैं उसागी का अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगा, और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारे ताकेरू को पता रहता है कि इसके इंटेंशंस कुछ बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छे नहीं है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे उसके पास आ चुका रहता है। जो रेमा रहता है कहता है कि ओहो, वो उसका कॉलर पकड़ लेता है सीधे और कह रहा होता है कि अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है चिंता मत करो, मैं उसागी को हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हें ऐसे गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये आता है उसागी के पास में और उसागी के पास आते हुए उससे चिढ़ाने लगता है। कह रहा होता है कि तुम्हें याद है ना तुमने किस तरीके से अपने भाई को मारा था और मैंने सुना है कि कल रात तुम अपने घर भी नहीं गई थी। यहाँ पर उसागी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो उसके भाई के बारे में बोल रहा होता है। यहाँ पर उसागी पूरी टूट चुकी रहती है, उसे बहुत ज़्यादा ही दिल में धड़कन तेज़ बढ़ रही होती है। और दूसरी तरफ जो हमारी ओका रहती है वो विच हंटिंग के लिए चली गई रहती है शिजुका के साथ। तो ये दोनों रहते हैं, चाहते हैं विच को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन तब तक ये देखती है कि ये क्या, ये रेमा रहता है, लेकिन ये जो लड़की रहती है ये भी इसे धोखा दे देती है। इन दोनों का प्लान रहता है। सो जो रेमा रहता है यहाँ पे हमला करता है और फिर उस लड़की के अंदर विच थी जिसने काबू कर लिया रहता है अब हमारी ओका के ऊपर। ताकेरू को यहाँ पे शक होता है कि कुछ हुआ है तो वो मारी से कहता है। मारी कहती है कि मैंने उसागी को बहुत देर से नहीं देखा है और मैंने ओका को भी बहुत देर से नहीं देखा है। सो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है तो ये दूसरे टीम को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, उसी टीम को जो पहले ओका के साथ रहती है, मतलब समझे। और यहाँ पे ओका के शरीर के ऊपर विच ने कब्जा कर लिया रहता है और कहती है कि अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद वो रेमा को भी नहीं छोड़ती है। यहाँ पर तो सारी चीज़ें उसके प्लान के हिसाब से चलती है और कहती है कि तुम मेरे हुक्म के बस एक
छोटे से प्यादे हो और कुछ भी नहीं, समझे? तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। यहाँ पर इसका प्लान बहुत ही ज़्यादा ईविल रहता है, ये सबसे बदला लेने के लिए आई रहती है इसीलिए। और ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, लेविस को भी इसने बाहर बुला लिया रहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उसागी को, जो कि यहाँ लेटी हुई रहती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। यहाँ पर इसे पास्ट का सीन याद आ रहा होता है, कैसे इसका भाई गन से खेल रहा था। वो उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन बंदूक चल जाती है और उसके भाई की मौत हो गई थी। हालांकि फिर रेमा वहाँ पे आता है और उसे चिढ़ा रहा होता है ये कह के कि तुमने अपने भाई की जान ले ली, और ये चीज़ उसागी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, उसे रोना आ जाता है। यहाँ पर उसकी आँख भी खुल चुकी रहती है क्योंकि जो हमारा रेमा रहता है वो उसके ऊपर रहता है और कहता है कि आज ही हमारी फर्स्ट नाइट है और मैं इतनी आसानी से तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं जाने दे सकता हूँ। हमारी वेडिंग हो चुकी है, वैसे हुई नहीं रहती है, जानबूझ के वो झूठ बोल रहा होता है। उसागी को लग रहा होता है कि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती है क्योंकि वो एकदम लाचार हो गई थी उसके सामने। फिर उसे याद आता है कि कैसे उसके सारे दोस्त उसके साथ में हैं और ताकेरू भी तो उसके साथ खड़ा है, तो वो उसे ज़ोर से काट लेती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब तक हम देखते हैं कि इसके पास भी पावर अप रहता है, लेकिन तब तक ताकेरू आ गया रहता है और कहता है कि तुम यहाँ से भागो। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और प्लीज़ उसे बिल्कुल भी मत छोड़ना, बहुत बुरी तरीके से मारना। कहती है कि वादा करो। वो कहता है कि हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ये भी पावर अप हो चुका रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि अपने ग्रैंडपा का गन ले लेती है और ये गन में स्पेशल बुलेट्स लगती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और ईका ने ये दी रहती है तो स्पेशल काम की आएगी। जो मारी रहती है वो अलग ही चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, तो जो ओका रहती है वो वहाँ पे आ चुकी रहती है। इसके बॉडी के ऊपर विच ने कब्जा कर लिया था, लेकिन तब तक उसागी आ चुकी रहती है और दोनों के बीच में लड़ाई होती है। उससे पहले ही उसने उसके ऊपर एक लव पोशन का स्टिकर चिपका दिया था। अब जितने भी लड़के रहते हैं सब लोग उसागी के पीछे ही पड़ चुके रहते हैं और ओका मौका देख के वहाँ से भाग चुकी रहती है और वो क्या, उसागी अलग भाग रही थी। इधर हमें दिखाया जाता है कि इसने तो तुरंत ही रेमा को हरा दिया था, लेकिन वो मारता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मारना कभी भी ताकेरू का फर्स्ट प्लान नहीं रहता है। उन्हें तो अभी उस विच को रोकना है जो कि ओका के बॉडी के अंदर है और ये सारी चीज़ें उसी विच की वजह से हो रही है। लेकिन तब तक वो ओका आ चुकी रहती है, मगर तब तक हम देखते हैं कि ताकेरू भी यहाँ पे आ चुका रहता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये रहता है कि वो हमला नहीं कर सकता था, इसलिए ये अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब दोनों के बीच में जब लड़ाई होती है तो दिक्कत ये रहती है कि विच जो रहती है दोनों के बॉडी के अंदर से किसी के बॉडी में भी जा सकती है और उसागी के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो किसे हिट करने वाली है, या तो वो ओका को हिट कर दे या तो वो ताकेरू को हिट कर दे। लेकिन जो हमारी ओका रहती है वो अपनी बॉडी को कंट्रोल करती है और कहती है कि मुझे हिट कर दो, विच मेरे अंदर है। और यहाँ पे वो विच से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तब तक हिट हो चुका रहता है और फाइनली वो विच बाहर निकल जाती है। जैसे बाहर निकलती है तुरंत ही मैजिक बुलेट से वो लोग विच को मारते हैं और विच का खेल खत्म। सोचो ओका रहती है वो बेहोश हो गई थी, लेकिन उसके साथ ही आते हैं और कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? उसके बाद उसे होश आ चुका रहता है और सब चीज़ ठीक। प्रिंसिपल ने ईका को यहाँ पे बुलाया रहता है क्योंकि उनका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है। उन्हें चाहिए रहता है ये लॉस्ट मैट्रिक्स, और ईका पहले भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी रहती है काफ़ी पहले, तो इसलिए वो कह रहे थे कि तुम्हें जो कुछ भी पता है मुझे इसके बारे में बता दो। लेकिन ईका को जो कुछ भी पता रहता है उसने सारी कुछ चीज़ें बता दी रहती है लॉस्ट मैट्रिक के बारे में। लेकिन अभी प्रिंसिपल को शक हो रहा होता है कि ईका कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़रूर छुपा रही है, मगर ईका कहती है कि मुझे इसके आगे बिल्कुल नहीं पता है कि आखिर ये कहाँ पर है। मुझे जितना पता था मैंने बस आपको बता दिया है, अब मैं इसके आगे आपको कुछ भी नहीं बता सकती हूँ। प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है, और फिर उसके बाद वो चली जाती है। इधर आगे हमें दिखाया जाता है सभी लोग अपना स्कोर देख रहे होते हैं, तो इनके टीम का तो ऐसे भी स्कोर बहुत ज़्यादा लो आया रहता है। तो ताकेरू सोचता है कि हमें और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ये सारी चीज़ देख के उसागी को तो एकदम रोना आ जाता है। क्या ही होती है कि भाई यार हमेशा हम लोग के साथ ये ऐसा क्यों होता है। और फिर ये लोग ओका को बता रहे होते हैं। फिर ईका आ जाती है, कहती कि तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। वो लोग कहते हैं कि आखिर तुम इतनी देर से कहाँ पर थी ईका। तो फिर यहाँ पर ईका को समझाया जा रहा होता है, और जो हमारी उसागी रहती कहती कि प्लीज़ हमारी मदद कर दो। तो यहाँ पे ये लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं जहाँ पर ये सभी लड़कियाँ बात कर रही होती है, और हमारी ईका कह रही होती है कि हम लोग पहले से बिल्कुल नहीं बदले हैं, हम लोग बिल्कुल पहले जैसे ही हैं। ताकेरू कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। ईका कहती है लगता है जैसे हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो वैसा बात हो रहा है, लेकिन वो कहती है कि नहीं ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद ईका बताती है कि मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जितने दिनों के लिए मैं छुट्टी पे जा रही हूँ तब तक तुम सभी लोगों को आराम करना चाहिए और तुम लोग मस्त अपना ख्याल रख लेना। लेकिन ये बात वो बिल्कुल नहीं बता रही होती है कि आखिर वो कहाँ पर जाने वाली है, और जाने से पहले वो उन्हें बाय बाय कह के भी जाती है। और ये चीज़ ताकेरू को अजीब लगती है। ताकेरू और ईका पहली बार आपको पता कैसे मिले थे? ताकेरू ने ईका पे हमला नहीं किया था क्योंकि वो निहत्ती थी, इसलिए उसने हमला नहीं किया रहता है ईका पे। और यही चीज़ वो सोच रहा होता है कि हम लोग पहले ऐसे मिले थे, और फिर वो अपने साथियों को बता रहा होता है, सारी बातें बताता है, और ये भी बताता है कि ईका मुझे कुछ अलग लग रही है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ईका बाय बाय नहीं कहती है जाने से पहले, लेकिन आज उसने बाय कहा है। आखिर वो कहाँ पे जाने वाली है, और उसागी भी सोच रही होती है। तब तक हमें दो बंदों को दिखाया जाता है। आपको तो पहले से ही पता रहेगा, ये जो लड़की है ये ईका की बहन रहती है, और इस बंदे का नाम हॉन्टेड रहता है, आपको पता है। तो ईका की बहन जो यहाँ पे रहती है इसका नाम सुगी रहता है। तो सुगी और हॉन्टेड यहाँ पे किस चीज़ को लेके बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि तुम मेरी पार्टनर क्यों नहीं बन जाती हो, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं बन सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें चीज़ें ज़रूर सिखा सकती हूँ। हॉन्टेड कहता है कि हाँ क्यों नहीं।
तो जो सुगी और ईका रहते हैं दोनों जुड़वा बहन रहते हैं एक तरीके से, और दोनों एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहे थे। इनकी स्टोरी आपको आगे पता चल जाएगी। और हॉन्टेड यहाँ पर सुगी को मैनिपुलेट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, उसे अपनी टीम में लाने की कोशिश कर रहा होता है, मगर वो मना कर देती है। और आगे हमें दिखाया जाता है ईका को, ये यहाँ पे आती है, इसके टीममेट्स भी इसका पीछा करते हैं, लेकिन अचानक से वो देखते हैं कि ये गायब हो गई है। अब वो लोग सोचते हैं कि आखिर वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। तब नीचे उन्हें टनल दिखाई देता है, तब समझ में आ चुका रहता है कि अच्छा, तो वो टनल के अंदर ही गई होगी। और फिर सोचते हैं कि अब हम क्या करें, लेकिन दूसरी तरफ हमें ईका को दिखाया जाता है जो सुगी से बात कर रही थी, और वो कहती है कि देखो मैं तुम्हारा काम कर दे रही हूँ, लेकिन अगर इसके बाद तुमने कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होने वाला है। सुगी कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम बस आराम से मेरी जगह पे आ जाओ और मुझे मैट्रिक्स दे दो, उसके बाद वो काम चीज़ हो जाएगा। मैट्रिक्स वही रेड स्टोन। लेकिन तब तक हमें दिखाया जाता है कि कुछ बंदे वहाँ आगे रहते हैं और वो ईका को पकड़ने के लिए आए रहते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ भी कुछ बंदे आ जाते हैं जो इनके ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं। तो ये सभी लोग तो अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं, मगर वो सब बहुत ज़्यादा रहते हैं। ताकेरू देखता है कि ईका को उन लोगों ने पकड़ लिया है और फिर ये हमला कर देती है, लेकिन तब तक सब अलग हो चुके रहते हैं। और वो ईका से कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। ईका कहती है कि उन लोग का क्या होगा। वो कहता है चिंता मत करो, ओका उन लोगों के साथ है। लेकिन ईका कहती है कि नहीं, तुम लोगों ने नहीं हरा पाओगे। यहाँ पर उसे भी एक गोली लग गई रहती है यहाँ पे ताकेरू को, तो ताकेरू घायल रहता है। ईका कहती है कि आओ मैं तुम्हें अपने साथ में ले चलती हूँ, मैं तुम्हें किसी बढ़िया जगह पे लेके चलती हूँ। और दूसरे लोग की चिंता नहीं रहती क्योंकि उनके साथ तो ओका थी, तो ओका तो उन लोग को ऐसे भी बचा ही लेने वाली थी, तो ओका को कुछ भी नहीं होने वाला था। और ये इसे एकदम सेफ प्लेस पे लेके जा रही होती है क्योंकि यहाँ ताकेरू की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी रहती है। और यहाँ सुगी को भी एक कॉल आ चुका रहता है, और सुगी को कॉल आते के साथ दूसरी तरफ प्रिंसिपल को दिखाया जाता है। प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि देखो छोटे मोटे मैटर्स में मैनेजमेंट के बड़े लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। तो हमारे जो प्रिंसिपल है ये किसी और लड़की से ही बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो कहती है कि वो प्लीज़ आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट चीज़ प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे अभी जंग का माहौल रहता है, तो उसी के बारे में बात हो रहा था। सीन यहाँ पे कट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों को यहाँ पे पकड़ के बंदी बना लिया गया रहता है और इन सभी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है। तब तक सुगी वहाँ पे आती है और कहती है कि मुझे लग रहा है पता ही नहीं चल रहा तुम लोग को देख के कि तुम लोग ईका के फ्रेंड्स हो या फिर बस उसके प्यादे हो। तब उसके सारे साथी कह रहे होते हैं कि हम लोग उसके फ्रेंड्स हो, और प्यादे से तुम्हारा क्या मतलब है। तब वो कह रही होती है कि लगता है तुम लोग को पता नहीं है कि आखिर ईका का पास्ट क्या है। मगर इन लोगों को सही में नहीं पता रहता है कि ईका का पास्ट क्या रहता है। सो वो जा रहा होता है कि सुगी और ईका इसी लेबोरेटरी में बड़े हुए थे और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, तो रिसर्च इनका पहले से जारी रहता है। दोनों का मतलब एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा अलग बर्ताव रहता है। हालांकि दोनों बहनें रहती है, एकदम सगी बहनें रहती है, लेकिन जो ईका रहती है उसके अंदर कुछ फीलिंग्स डेवलप हो गई रहती है, मदरली फीलिंग्स डेवलप हो गई रहती है किसी चीज़ को लेके। सो यहाँ पे क्या होता है ना कि उसने गलती से एक एल्फ को जन्म दे दिया था, मतलब ये लोग बायो लैब में बनाते थे तो उसने एक एल्फ को क्रिएट कर दिया था। सो अब ईका सोच रही होती है कि मैं इस बच्चे को यहाँ पे नहीं रहने दे सकती हूँ, मगर सुगी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो कहती थी कि हमें इसे लॉक करके रखना पड़ेगा। सो एक रात यहाँ पे ईका फैसला करती है कि वो इस एल्फ को लेके यहाँ से भाग जाएगी। अगर वो एल्फ यहाँ पे रहेगी, एल्फ बच्ची, तो उसे प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसी चीज़ को लेके दोनों बहनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जहाँ पे सुगी कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। ईका कहती है कि नहीं, मैं तो बस यहाँ से बाहर जा रही हूँ। और फिर वो उस एल्फ बच्ची को लेके वहाँ से जाने लगती है। सो यही रहती है इसकी मेन कहानी। और अब सीन आता है प्रेजेंट में, समझे, वो पास्ट का रहता है। और ये सारी चीज़ें हमारी ईका भी बता रही होती है ताकेरू को। ताकेरू कहता है कि बहुत ही अलग पास्ट है तुम्हारा, मतलब अगर कभी भी तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बता सकती हो, जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत पड़े। ईका कहती है कि हाँ मुझे एक चीज़ की ज़रूरत तो है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है। वो कहता है तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। तब वो उसके ऊपर अचानक से चढ़ जाती है। वो कहता है कि आखिर ये तुम क्या कर रही हो। ईका कहती है कि मुझे लव का एक्सपीरियंस करना है, मैंने आज तक कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया है और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो कैसा होता है। ताकेरू कहती है कि तुम मुझे ज़बरदस्ती ऐसे नहीं कर सकती हो। ईका कहती है लेकिन तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी वो तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। मगर ये सब ईका का प्लान रहता है। उसने हमारे ताकेरू को पैरालाइज कर दिया था ताकि वो कहीं से भाग ना पाए, और फिर वो निकल जाती है। यहाँ पे वो सुगी से मिलने के लिए आई रहती है। वो सुगी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए आई रहती है और कहती है कि अगर तुमने कुछ गलत इस्तेमाल किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। सुगी कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कार से सभी लोगों को लाया गया रहता है और उन लोगों को फेंक दिया गया रहता है। इन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर इनके साथ क्या हुआ है, लेकिन इन्हें इतना जरूर पता रहता है कि पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें ईका को बचाने के लिए जाना पड़ेगा। उसागी तो एकदम कहती है कि हाँ हम लोग जाएंगे, उसे बचाने के लिए हम लोग जरूर जाएंगे। ओगा भी कहती है कि हाँ हम लोग जाएंगे। मारी सोच रही होती है कि हमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। हालांकि पहले ईका बुरी थी, लेकिन अभी इन्हें बचाने जाना पड़ेगा क्योंकि वो इनकी फ्रेंड और ऐसे ये लोग नहीं छोड़ सकते उसे। तब तक ये लोग देखते हैं कि और कार्स आ रही होती है, ये लोग रेडी हो जाते हैं लड़ने के लिए, मगर इन कार्स में से कोई और नहीं बल्कि हमारा प्रिंसिपल निकलता है और कहते हैं कि बच्चे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, ये मत कहना कि तुम लोग को पता नहीं है। फिर प्रिंसिपल इन लोग को बता रहे होते हैं कि कैसे यहाँ पर जंग छिड़ी हुई है और ये पूरा वॉर इलाका है, तो वॉर में ऐसे इन लोग को निहत्थे नहीं रहना चाहिए, समझे। और दूसरी तरफ ये लेपिस को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर लेपिस कहती है कि आपको
पूछने की ज़रूरत नहीं है मास्टर, आपको जो करना है। और फिर ये अपने आर्मर में आ चुका रहता है और तुरंत ही जा रहा होता है ईका को बचाने के लिए। बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ये मारना शुरू कर देता है जो कि मशीन रोबोट्स रहते हैं। और फिर वो लेपिस से कहता है कि हम लोग उड़ के वहाँ नहीं जा सकते हैं क्या? लेपिस कहती है कि हमारे पास उड़ने की काबिलियत नहीं है, लेकिन हम लोग जंप करके वहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं। ताकेरू कहता है कि जल्दी करो, जो भी करना है। और फिर वो कहती है जी मास्टर, और इसी के साथ साथ वो लोग जाने लगते हैं। और इधर जो हमारे प्रिंसिपल रहते हैं ये तो बड़े आराम से ऐसे मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं जैसे कि इनके लिए हलवा हो, एकदम खाते खाते जा रहे होते हैं मस्त आराम से। और एकदम जो रोबोट रहते हैं इनके सामने हट ही जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो ओको और बाकी सब लोग रहते हैं वो यहाँ पर मिल चुके रहते हैं हमारे ताकेरू से। ताकेरू उन्हें सिचुएशन बताता है, फिर वो लोग भी इसे सिचुएशन बताते हैं। उसागी कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम लोग को दूर से ही कवर दे रही हूँ। तो अब इन लोग को बस जाना है ईका के पास में और उसे प्रोटेक्ट कर देना है किसी भी तरीके से उस लैब से। तो हमें दिखाया जाता है ईका और सुगी आमने सामने रहते हैं, जहाँ पे सुगी कहती है कि आखिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया था उस दिन? मैंने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना है और तुम हो कि मुझे धोखा दे रही हो, लाओ दे दो मुझे वो स्टोन दे दो। लेकिन ईका कहती है कि मैं तुम्हें वो स्टोन नहीं देने वाली हूँ, मुझे पता है कि अगर तुम्हें ये स्टोन मिल गया तो तुम लोग बहुत कुछ कर सकते हो, और मैं ये स्टोन बिल्कुल नहीं तुम्हें देने वाली हूँ। हालांकि मुझे पता भी नहीं है कि आखिर स्टोन कहाँ पर है। सुगी कहती है कि मुझसे तेज बनने की कोशिश बिल्कुल ही मत करो। वो सोच सोच के मेरा सर दर्द से फटने लगता है। मगर ईका कहती है कि मुझे सचमुच नहीं पता है, और हाँ मैं भी तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, ऐसा थोड़ा है कि मैंने तुम्हें कभी धोखा दे दिया हो। और फिर सुगी बताती है कि मुझे वाला से इनविटेशन आया है, अगर स्टोन दे दोगी तो वो लोग मुझे अपनी टीम में इनवाइट कर लेंगे। लेकिन ईका कहती है कि देखो तुम बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी हो, हम दोनों साथ में रहेंगे, हम आराम से फैमिली की तरह रहेंगे। लेकिन वो गन निकाल लेती है और अचानक से इसके पैर पे शूट कर देती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। सुगी कहती है कि बस बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे दे दो वो स्टोन। लेकिन तब हम देखते हैं कि ये स्टोन तो इसके चेस्ट में ही रहता है, और फिर वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। कहती है कि तुम्हें पहले से कभी नहीं पता था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि एकदम पूरा मॉन्स्टर बदल चुकी रहती है और फिर अपनी पावर्स का शो दिखा रही होती है। मतलब ईका यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती है और सुगी का एकदम सर दर्द कर रहा होता है। वो कह रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तब तक इनके बीच में हॉन्टेड आ चुका रहता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को पता लग गया रहता है कि आखिर उनकी लोकेशन कहाँ है। तो ये सभी लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ ताकेरू के पास ज़्यादा माना नहीं बचा हुआ रहता है, बस 10 मिनट का ही माना बचा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे उसागी उसे बैकअप दे रही होती है। और इधर हमें हॉन्टेड को दिखाया जाता है जिसने सुगी को मार दिया रहता है, और फिर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो अपनी अंतिम सांसें ही ले रही होती है। हालांकि वो जब अपनी अंतिम सांसें ले रही होती है तो उसे पता लग गया रहता है कि आखिर उसकी बहन ईका उससे कितना प्यार करती है। मगर जो हॉन्टेड रहता है कहता है कि ओह इसने मुझे सारे सीक्रेट्स पहले ही बता दिया, अब ये मेरी टीम ज्वाइन करे या फिर ना करे मुझे इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है, अब तुम भी मारी जाओगी। ईका गुस्से में रहती है और एकदम गुस्से में उसके ऊपर शूट कर देती है। हालांकि शूट से भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इंसान थोड़ा, ये तो मॉन्स्टर है और ये एक बहुत ही ताकतवर ड्रैगन को समन करता है। ताकेरू को पता लग गया रहता है कि वो इस ड्रैगन से नहीं लड़ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वो ईका को यहाँ पे बचाने की कोशिश करता है और अब वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास ज़्यादा माना नहीं है। लैपिस कहती है कि कभी भी आप आउट ऑफ एनर्जी जा सकते हैं। लेकिन तब तक वहाँ पे हमें मारी की एंट्री को दिखाया जाता है। सो जो मारी रहती है कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे बारे में कैसे भूल गए। मारी दूर रहती है और इधर उसागी दूर से ही निशाना लगाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उस ड्रैगन के अंदर एक कोर रहता है और अगर वो कोर डिस्ट्रॉय हो गया तो ड्रैगन यहाँ पे मारा जाएगा। हालांकि कोर तो दिख गया रहता है मगर वो ड्रैगन इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि कोई उसके आसपास नहीं जा पा रहा होता है। ओका तो जा ही नहीं पाती, उसे चोट लग जाती और यहाँ पे ताकेरू भी कुछ नहीं कर सकता था। मारी आ चुकी रहती है और फिर यहाँ पे वो अपने मैजिक एनर्जी का इस्तेमाल करती है। उसके बाद क्या था, ताकेरू फुल चार्ज हो चुका रहता है और फिर फाइनली वो ड्रैगन पे स्ट्राइक करके ड्रैगन को बहुत बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन इससे ताकेरू की भी हालत बहुत ज़्यादा ही गंभीर हो चुकी रहती है क्योंकि वो भी अपने ट्रांसफॉर्मेशन से ऑफ हो चुका था और सीधे ज़मीन पे जाके गिर चुका था। अगले सीन में हम देखते हैं कि अकेले रहती है, बुक को देख रही होती है जो कि इसकी बहन ने इसे दिया हुआ रहता है पहले। तो अब ये सोच रही होती है, तब तक हमारा ताकेरू आता है और इसे कंफर्ट दिलाने की कोशिश करता है क्योंकि जो ईका है वो उसकी फैमिली जैसी है, एक तरीके से फैमिली जैसी है। तो ये यहाँ पे उसे कंफर्ट दिला रहा था।